तो अल्फ्रेड वेगनर का प्रतिपादित महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है क्या? तो यहां पर आपको देखना है कि पहला चीज कि अल्फ्रेड वेगनर जो थे जर्मनी के एक जलवायुवेत्ता थे, क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे, मगर उन्होंने महाद्वीप और महासागर के प्रसार को बता दिया। थे जलवायु वाले व्यक्ति, मतलब जलवायु से संबंधित जो है वो उनका शोध था, और इसी कारण वो भूशास्त्रवेत्ता भी बन गए जिन्होंने अपने महाद्वीपीय प्रवास सिद्धांत का प्रतिपादन 1912 ईस्वी में किया। बड़ा गलत समय पर प्रथम विश्व युद्ध वाली स्थिति बनी हुई थी और थे जर्मनी के, और जर्मनी विश्व में विलेन बना हुआ था, इसलिए इनके सिद्धांतों को उस समय नोटिस नहीं किया गया। और चूंकि इन्होंने अपने सिद्धांत जर्मन भाषा में लिखे थे तो उस पर से भी, और इसके कारण भी जो है वो विश्व तक जो है वो ये पहुंच नहीं पाया, देर से पहुंचा इनकी जानकारी, मगर ये काफी महत्वपूर्ण जानकारी थी आपकी। ये क्या कहते हैं, इन्होंने अपनी संकल्पना में महासागरों एवं महाद्वीपों की स्थिरता की संकल्पना को गलत प्रमाणित करते हुए आपको बताते हैं क्या है, अस्थल भाग का स्थानांतरण होता है। पहले हम बता देते हैं, उसके बाद आपके इस पर आते हैं, ज्यादा अच्छा है। अब देखिए इसमें पहले चीज की इसमें प्रश्न क्या आएंगे आपके। पहला, इसमें कोई घुमावदार प्रश्न नहीं आएगा, इसमें सीधे पूछेगा कि वेगनर के या अल्फ्रेड वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की व्याख्या करे, या फिर इसमें ऐड कर देगा आलोचनात्मक व्याख्या करे। आलोचनात्मक व्याख्या करे, या आपको एक प्रश्न यहां से यह पूछ सकता है कि क्या वेगनर का सिद्धांत प्लेट टेक्टोनिक या प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का आधार निर्मित करता है। मतलब ये पूछ रहा है कि प्लेट टेक्टोनिक जो आगे चलकर सिद्धांत आई, उसने बहुत कुछ चीजें वेगनर से लिया, वेगनर ने बहुत कुछ ऐसे बताई इसके बेस पर प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत है। तो स्वाभाविक है कि वेगनर का ही बहुत कुछ चीजें प्लेट टेक्टोनिक एडप्ट करता है, कुछ आलोचनाएं जरूर किया है। तो ऐसे प्रश्न इसको पूछा जा सकता है आपका, या आपका पूछ सकता है कि क्या वेगनर का सिद्धांत, जो प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत जो है, वो वेगनर के सिद्धांत का अग्रगामी है। चीज वही है, अग्रगामी मतलब कि उसी से बढ़कर उसमें एक संशोधित रूप में आया। तो किसी भी रूप में आपको पूछता है, इसमें आपको वेगनर के सिद्धांत को ही इसमें व्याख्या करना है, और कैसे करना है इसमें उस चीज पर हम लोग चर्चा करते हैं। आई तो एक तो हो गया प्रश्न का, तो मतलब कि क्या प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत वेगनर का सिद्धांत का अग्रगामी है। ये तीन प्रश्न सत्यापित करें, व्याख्या करें, कुछ भी करके अपना लास्ट में ये डाल सकता है। अब आते हैं इसमें क्या पढ़ना है हमें। अब इसमें वेगनर के चीजों में हम क्या लिखेंगे, पहला लिखेंगे इसका प्रस्तावना। दूसरा क्या लिखेंगे इसमें कि वेगनर, भाई कोई भी सिद्धांत अगर आता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ उद्देश्य होते हैं उसके, जिसको वो खोज रहा है और उसमें वो सिद्धांत दे देता है। तो उसके उद्देश्य क्या थे, और उद्देश्य के साथ साथ आप क्या बताएंगे इसमें। तीसरा जो आपका जो लिखेंगे आप इसमें लिखेंगे सिद्धांत की विशेषताएं।
इसमें आप लिखेंगे सिद्धांत की क्या क्या विशेषताएं हैं, मतलब कि उन्होंने क्या क्या बातें बताई हैं, और ये जो विशेषता बताई हैं इन्होंने, उस विशेषता को प्रमाणित करने के लिए इन्होंने प्रमाण क्या दिए हैं। तो चौथा होगा सिद्धांत के पक्ष में उनके द्वारा दिए गए प्रमाण, एविडेंसेस क्या क्या दिया है कि भाई हम जो कह रहे हैं वो हवा में नहीं कह रहे हैं, बल्कि हमारे पीछे, इसके पीछे कुछ न कुछ हमारे प्रमाण है। और उसके बाद अगर आलोचना पूछता है तो आप आलोचना कीजिए, या फिर सीधे आप यहां पर उनका क्या कर दीजिए, मूल्यांकन कर दीजिए। यहां पर आप क्या करेंगे, मूल्यांकन करेंगे। क्योंकि अगर आपसे पूछा जाएगा एक तरफ कि भाई चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का आलोचना करे और हिटलर की आलोचना करे, तो स्वाभाविक है हिटलर जो है उसकी आलोचना के तत्व आपके ज्यादा होंगे, तो इसमें थोड़ा आलोचना के तत्व भी ज्यादा होंगे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सकारात्मकता के साथ साथ आप आलोचना के कुछ पॉइंट उठाएंगे, तो दोनों के अंतर में हो जाएगा। तो चूंकि इनका योगदान ज्यादा है, इसलिए इनके मूल्यांकन करते हुए आप सकारात्मक तत्व को डालते हुए आप कुछ बातों की इसकी आलोचना करेंगे, जिसको प्लेट टेक्टोनिक आगे चलकर सुधारेगा आपका, और यही आपका फॉर्मेट होगा इस चीज में। अब आते हैं इस चीज में कि प्रस्तावना में आप क्या लिखेंगे। तो प्रस्तावना में तो आपको ये सिंपल सी बात है कि किसी व्यक्तित्व की बात है, तो उस व्यक्तित्व के संदर्भ में आप बताएंगे कि ये जर्मनी के क्या थे, वही जो आपने पहला लाइन देखा, जलवायुविद थे जिन्होंने अपनी संकल्पना का प्रतिपादन 1912 ईस्वी में की थी आपकी। और 1912 ईस्वी में दूसरा लाइन आप इसमें क्या लिखिएगा कि इस संकल्पना को प्रतिपादित करने का उनका प्रमुख उद्देश्य जो था वो था जलवायु कटिबंधों की व्याख्या करना। क्या करना, जलवायु कटिबंधों की व्याख्या करना। और इन जलवायु कटिबंधों की व्याख्या करने के संदर्भ में उन्होंने माना कि पृथ्वी पर महाद्वीपों का प्रवाह या विस्थापन हो रहा है, और साथ में जोड़ देंगे विस्थापन हो रहा है, तथा इससे संबंधित उन्होंने प्रमाण भी दिए हैं। और ये प्रमाण जो है वो वास्तविकता के काफी करीब प्रतीत होते हैं, वास्तविकता के काफी करीब प्रतीत होते हैं। इसी कारण प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत जो है, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत जो है, कि अधिकांश तथ्य जो हैं वो वेगनर से लिए गए हैं, वेगनर से लिए गए हैं, जिसकी व्याख्या इस प्रकार है। आपने बता दिया कि भाई उद्देश्य क्या था, क्या करवा रहे हैं, विस्थापन प्रमाण भी दिया है, प्लेट टेक्टोनिक के लिए आधार भी निर्मित किया है। अब दूसरा आएगा उद्देश्य की बात करेंगे इसमें, तो इसको डिलीट करते हैं। उद्देश्य, जलवायुविद थे, अधिकांश जीवन अपना ग्रीनलैंड में बिताया। तो ग्रीनलैंड में बिताने के कारण उन्होंने क्या सर्च किया, ये देखते हैं कि ग्रीनलैंड है, और आप सभी को पता है कि ग्रीनलैंड जो है वो लगभग आर्कटिक सर्कल या ऊपर है, एक ऐसे क्षेत्र में जहां शीतोष्ण, जहां ठंडी पड़ती है, आपकी ठंडी पड़ती है, मतलब कि वो पोल जोन से सटा हुआ हिस्सा है। और ग्रीनलैंड में यहां पर कोयला मिल गया। इतना लिखने की आवश्यकता नहीं, आपको संदर्भ बता रहे हैं, कोयला मिल गया वहां पर। तो भाई कोयला तो बनता है वनस्पतियों से, उसके दबने से, और एक लंबे समय तक तापमान और दबाव के सहन के बाद उसका परिवर्तन होता है कोयला में। तो वनस्पति के ही बायोमास जो होती है, यही कन्वर्ट होकर आपका जो है वो कोयला में कन्वर्ट होता है आपका। तो अब देखा कि आप सभी को पता है कि जैसे ही मान लेते हैं कि ये अर्थ है, तो इक्वेटर का पोर्शन है 0, ये कर्क है, ये मकर है, ये अंटार्कटिक सर्कल है, और ये आर्कटिक सर्कल है, और ये नॉर्थ पोल है, और ये साउथ पोल है। और आपको ये भी ध्यान है कि सूरज जो है जब उसका मूवमेंट होता है तो वो इसी के बीच में मूव करता है आपका, मतलब कि 23.5 से 23.5 के बीच में उसका मूवमेंट होता है। इधर सूरज की किरणें तिरछी जाती है, इधर तिरछी जाती है आपकी।
तो जिसके कारण ये जोन जिसको हम लोग उष्ण कटिबंध कहते हैं, यहां पर तापमान भी ठीक ठाक, यहां पर आर्द्रता भी ठीक ठाक, और यहां पर आपका वर्षा भी ठीक ठाक। इसी कारण यहाँ की वनस्पति जो होती है वो काफी ऊंची, चौड़ी, लंबी, सघन होती है आपकी। तो इन वनस्पतियों के जमने, ताप और दाब से कोयला बनना चाहिए था, मगर कोयला बन रहा है आपका कहां पर? ग्रीनलैंड में, जो कि ठंडे प्रदेश में है। जैसे कि आज भी आप हिमालय में जाइएगा, एक सर्टेन हाइट पर जहां पर तापमान बहुत कम होता है, वहां पर शीतोष्ण प्रकार के वन पाए जाते हैं। और शीतोष्ण प्रकार के वनों की विशेषता क्या होती है? ये कोणधारी होती हैं और इनके लकड़ी काफी मुलायम होती है। तो ये मुलायम चट्टान लकड़ियों में इतना बायोमास कहां की कोयला बना दिया। और भी ऐसे कई एग्जाम्पल उन्होंने देखे, क्योंकि उन्होंने भ्रमण किया। इनकी थ्योरी को इंपेरिकल अप्रोच कहा जाता है। प्रत्यक्षता बहुत जगह घूमे, यूरोप गए, साउथ अमेरिका गए, दक्षिण उत्तरी अमेरिका गए, और कई ऐसे और भी एविडेंसेस उन्होंने देखा कि भाई ये कुछ गड़बड़ है। तो क्या गड़बड़ है यहां पर? तब उन्होंने मेजर किया कि दो ही स्थिति हो सकती है। तो आप उद्देश्य बता दिए कि ये उद्देश्य था उनका कि भाई जलवायु कटिबंध में इस प्रकार की भिन्नता उनको दिख रही थी, तो उनके पास दो ही विकल्प थे। तो क्या थे दो विकल्प? उनके पास दो विकल्प थे। या तो ये कंडीशन रही हो कि ये जो अक्षांशीय स्थिति जिसको आप जलवायु कटिबंध कहते हैं, है ना भाई, 0 डिग्री पर तापमान ज्यादा है, कर्क पर है तो 4 प्रकार के मौसम है। तो ये सूरज की जो शिफ्टिंग के कारण आप कर्क, मकर रखे और ये तमाम जो आप जलवायु कटिबंध निर्धारित करते हैं, तो या तो यही हुआ होगा, मान लेते हैं यहां पर ये देश है, 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 सपोज कीजिए इसको। तो या तो ये होगा कि जो डंडी हमने बनाया है जिसको जलवायु कटिबंध कह रहे हैं, यही ऊपर नीचे खिसक रहा हो, ये डंडी ऊपर चली गई और नीचे वाला ऊपर आ गया, तो मतलब कि यहां का तापमान अब यहां पर मिलने लगा। और या तो ये हो सकता है कि ये महाद्वीप ऊपर नीचे खिसक रहे हो, मान लेते हैं कोई महाद्वीप अभी यहां पर है, तो अब ये बढ़कर यहां पर आ गया इक्वेटर पर, और यहां पर इक्वेटर पर आ गए जाने से यहां का तापमान प्रभावित हो। तो मतलब कि इनके पास दो ही विकल्प थे, या तो वे जलवायु कटिबंधों की खिसकाव कर देते कि नहीं भाई स्थल अपनी जगह स्थिर थे और ये जलवायु कटिबंध खिसक रहे थे, और या तो स्थल भाग खिसक रहे थे आपके, इनका विस्थापन हो रहा था, और उन्होंने इसमें किसको माना? स्थल भाग को ही माना। तो उद्देश्य, दोनों विकल्प और जिसकी स्वीकृति उन्होंने दी उसको मान लेंगे। तो प्रश्न उठेगा कि ठीक है, मान लिए कि उन्होंने स्थल भाग को खिसकाव किया, तो क्या सिद्धांत की विशेषताएं क्या बताते हैं? तो सिद्धांत की विशेषताओं पर आते हैं। बड़ा सिंपल सा है, आप सभी इसको जानते हैं। विशेषता में बताया कि एक पीरियड है जिसको हम लोग कहते हैं कार्बोनिफेरस पीरियड, मेसोजोइक का कार्बोनिफेरस। इस पीरियड तक पृथ्वी कुछ इस प्रकार से थी, ये पार्ट आपका पैंजिया कहलाता था, और ये जो आपका बाहरी और बाह्य आवरण जो था ये बड़ा पार्ट था। और ये जो था आपको पता ही है कि आज के वक्त में भी था, उस समय भी था। 71% का पार्ट जो था, जो जल से भरा था, ये कहलाया आपका पैंथालसा। ये शब्द उन्हीं का दिया हुआ है पैंथालसा। और ये जो पार्ट था ये कहलाया आपका पैंजिया, ये कहलाया आपका पैंजिया। अब ये जो पैंजिया है, इसमें ऊपरी भाग जो है आपका, ये वाला पार्ट जो जहां पर ध्रुवों के पास स्थल भाग ज्यादा जमा थे, आपके संकेंद्रण था, इस पार्ट को, इसको इन्होंने कहा लॉरेंसिया लैंड। ये सभी आपको अंदाजा है, इस बात से नाम से परिचित हैं आप सभी लोग। और ये निचला पार्ट जो कहलाया गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड स्वाभाविक है कि ये स्थल पार्ट है, तो इसमें छोटे बड़े झील होंगे, मीठे पानी के झील होंगी, मगर खारे पानी वाली स्थिति अगल बगल पैंथालसा के रूप में थी। और इसी कार्बोनिफेरस काल तक ये स्थिति बनी हुई थी। कार्बोनिफेरस काल में इन्होंने बताया कि दो फोर्सेस अप्लाई ऐसी हुई कि ये पैंजिया टूट गया। और ये बल कौन थे? एक बल था ज्वारीय बल, जिसको आप टाइडल फोर्स कहते हैं।
और एक बल जिसको हम कहते हैं प्लवनशीलता। प्लवनशीलता का बल मतलब फोर्स ऑफ बॉयंसी। प्लवनशीलता की मतलब सिंपल सी बात है, आप साइंस में पढ़े होंगे, बाल्टी में रखा हुआ कोई चीज कब डूब जाएगा, कब तैरेगा, कब ऊपर रहेगा। ये जो स्थिति बनती है उसके जल के भार और वस्तु के भार और वस्तु के आयतन की स्थिति के आधार पर, इसी को हम प्लवनशीलता बल कहते हैं। और एक होता है आपका ज्वारीय बल। तो अब इन दोनों को देखते हैं, ये क्या है। तो बेकनर ने क्या माना, बेकनर ने माना ज्वारीय बल का मतलब क्या होता है, पृथ्वी और सूरज और चंद्रमा का जो कंबाइंड फोर्स होता है आप पर अप्लाई होता है, इसके कारण हमारे ज्वार भाटा उत्पन्न होते हैं। ये मानते हैं कि ज्वारीय बल, अब मान लीजिए कि पृथ्वी है, अब यहां पर क्या हो रहा है, दो चीजें हो रही हैं। एक तो यहां पर ये पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूरब की तरफ घूम रहा है। अब पश्चिम से पूरब की तरफ घूम रहा है, मगर ऊपर से एक फोर्स अप्लाई है, ज्वारीय बल, जो इसके घूर्णन को कहीं ना कहीं ऊपर की ओर खींच रहा है। इमेजिन कीजिए कि पश्चिम से पूरब पृथ्वी घूम रही है और ऊपर से क्या हो रहा है, आपका एक फोर्स जो है वो ज्वारीय बल की तरफ के रूप में उसको ऊपर की ओर खींचने की कोशिश कर रहा है। तो इसके में व्यवधान उत्पन्न होगा। और किस रूप में व्यवधान उत्पन्न होगा, भाई ये पृथ्वी है, इसके अंदर जितने सारे चट्टान हैं, सभी चट्टान अलग अलग घनत्व के हैं। सब जगह चट्टानों का घनत्व एक समान नहीं है। तो जब चट्टानों का घनत्व एक समान नहीं है, तो वो खिंचाव के कारण जो भारी चट्टान है इसमें, वो अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करेगा। पश्चिम से पूरब घूमने से वो विरोध करेगा, और हल्के हैं वो भी विरोध करेंगे अपने हिसाब से, परंतु वो घूमते चले जाएंगे। तो इसके कारण पृथ्वी के आंतरिक भाग में एक टेंशन फोर्स क्रिएट हो गई, एक तनाव बल जनरेट हो गया आपका। और तो ज्वारीय बल प्लस पृथ्वी के घूर्णन, चट्टानों का अलग अलग घनत्व का होना, इससे उत्पन्न तनाव बल, और इसके कारण से क्या होता है आपका, पैंजिया टूट जाता है आपका। ये एक घटनाक्रम इन्होंने बताया। और प्लवनशीलता का बल वही कह रहे हैं आपका, चारों तरफ जो है वो इसमें घूमने और इसके जो प्रवाह की गति है इसको बताने का वो प्रयास कर रहा है प्लवनशीलता के बल के कारण आपका। और इसमें क्या होता है कि जब ये टूटा, पैंजिया जब टूटा, तो दो डायरेक्शन में मूव किया, क्योंकि जब चीजें घूमती हैं तो ज्यादातर चीजें बीच में आने का कोशिश करता है। तो अधिकांश महाद्वीप या टूटे हुए जो पार्ट थे, महाद्वीप की बात तो आज हम लोग करते हैं, उस समय तो महाद्वीप था नहीं, एक था। तो उस समय के स्थलखंड जो टूट रहे थे, उसमें से अधिकांश स्थलखंड विषुवत रेखा की तरफ जा रही थी। तो आप यहां क्या बताएंगे, इसके बाद दो बल अप्लाई हो रहे थे, और इन दोनों बलों के प्रभाव से ये जो पैंजिया टूटा, टूटने के बाद ये दो डायरेक्शन में मूव करता है। एक है डायरेक्शन जिसको हम लोग कहते हैं विषुवत रेखा की तरफ, मतलब मध्य की तरफ भाग ये बढ़ेंगे आपका। और अधिकांश आज देखिएगा अभी तो विषुवत रेखा पर बहुत सारे देश हैं, उसके करीब बहुत सारे देश हैं। और दूसरा पश्चिम की तरफ, जैसे कि आपकी नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये मूव किए। अब यहां प्रश्न उठता है कि भाई ये सब विषुवत रेखा की तरफ जा रहे थे, तो ये लोग पश्चिम की तरफ क्यों चले गए आपका। तो इसका कारण ये है कि इसका कारण भी पृथ्वी के घूर्णन से रिलेट करता है। भाई पृथ्वी का घूर्णन जो कि पश्चिम से पूरब की तरफ हो रहा है, उस पश्चिम से पूरब के घूर्णन के कारण बहुत सारे महाद्वीप उस घूर्णन गति का साथ नहीं दे पाए। इसको एग्जाम्पल से लगभग हर एक क्लास में बताते हैं कि एक टब है, उसमें आप कागज की नौका को डाल के तैराना शुरू कीजिए और एक डंडा लीजिए और खूब तेजी से एक तरफ घुमाइए आप, तो कुछ दूर तक तो वो नाव कूदता कूदता जो है वो आगे बढ़ेगा, मगर एक समय जब आपने बहुत तेज कर दी उसकी गति, तो वो आपका कागज का नाव साथ नहीं दे पाएगा और विपरीत डायरेक्शन में मूव करने लगेगा आपका। और ये विपरीत डायरेक्शन में मूव करेगा, तो वही आपका हुआ यहां पर, पश्चिम से पूरब मूव कर रहा था अर्थ, बट यहां पर कुछ ऐसे महाद्वीप जो साथ नहीं दे पाए, वो विपरीत डायरेक्शन में, मतलब पश्चिम की दिशा की तरफ मूव कर जाते हैं, जिसमें आपका उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका रहा। बड़ा सटीक व्याख्या, नो डाउट। प्लेट टेक्टोनिक भी इसमें बहुत चीजों को मानता है आपका। यहां तक उनकी रही विशेषताओं की बात। अब आते हैं एक और विशेषताओं की बात करेंगे इनकी। इसी में आप लिखिएगा एक कि इनका क्या कहना था, इसको अभी सुन लीजिए, इसको आगे चलकर इसको डिफाइन करेंगे। सियाल जो है वो क्या कर रहा है, सीमा पर तैर रहा है, सीमा परत पर जो है वो तैर रहा है आपका।
इसको आपको आगे चलकर जब मैं बताऊंगा इनकी आलोचना, तो भी इसमें इसको बताऊं। ये कुछ उन्होंने विशेषताएं अपनी बता दी। तो ठीक है, पैंजिया को बनाया, लॉरेंसिया को तोड़ा, गोंडवाना को अलग किया, और इसके बाद आप इसमें मेंशन कीजिएगा कि गोंडवाना टूटे तो गोंडवाना से क्या क्या बने आपके, उत्तरी अमेरिका बनी, गोंडवाना से ग्रीनलैंड बना, गोंडवाना से आपका सॉरी गलत बोल रहे हैं, लॉरेंसिया से आपका उत्तरी अमेरिका बनी, इसको करेक्शन कीजिएगा, लॉरेंसिया से आपकी उत्तरी अमेरिका बनी, इससे ग्रीनलैंड बनी, इससे यूरेशिया का पार्ट बना, या आप रूस का पार्ट ले ले जो यूरेशिया का है, और पूरा यूरोप बनता है आपका। गोंडवाना लैंड से आपकी दक्षिण अमेरिका बनी टूटकर, उसी से अफ्रीका बनी, उसी से प्रायद्वीपीय भारत बना, उसी से आपका ऑस्ट्रेलिया बना, उसी से आपका अंटार्कटिका बना। तो आपने क्या बताना शुरू किया, कार्बोनिफेरस काल में पैंजिया, दो बलों के कारण टूट, दो डायरेक्शन में मूवमेंट, और मूवमेंट के बाद एक समय आकर लॉरेंसिया से ये भाग, गोंडवाना से ये भाग बने। ये उनकी विशेषताएं हो गई। अब विशेषताओं के बाद आप आ जाएंगे कि सिद्धांत के पक्ष में उन्होंने क्या प्रमाण दिए। सिद्धांत के पक्ष में प्रमाण क्या दिए, तो सिद्धांत के पक्ष में अगर हम लोग देखेंगे तो अगर आप दोनों महाद्वीपों को अगर इस तरह से आप जोड़िए, तो ये दोनों महाद्वीप, जैसे कि यहां पर आप अफ्रीका को देखिए, यहां गैप रह गया, तो इसको आप इस तरह से आप कर लीजिए, तो ये अफ्रीका है और ये साउथ अमेरिका है, ये ऐसे लगते हैं कि जुड़ रहे हैं। तो यहां तो एक एग्जांपल से बताएं, उसी ढंग से देखिएगा तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है वो आपका यहां पर जुड़ता हुआ दिखता है, पेनिनसुला इंडिया का पार्ट जो है वो यहां पर जुड़ता हुआ दिखता है। हमारा ही भाई था मेडागास्कर जो छूट गया हम लोगों से, तो ये मेडागास्कर भी हमारा ही पार्ट में था आपका। तो इसी ढंग से सभी महाद्वीप जो हैं वो क्या होते हैं आपके, ये जो आपके जो है वो जुड़ जाते हैं आपके इस ढंग से नॉर्थ में। तो ये पूरा का पूरा पार्ट जो है वो खांचे की तरफ फिट हो जाता है। तो पहला प्रमाण इन्होंने ये दिया। दूसरा प्रमाण क्या देते हैं ये, दूसरा प्रमाण देखेंगे तो दूसरा प्रमाण भी वही चीज है आपका बहुत, क्योंकि इनका जो इनका ज्यादातर जो अन्वेषण क्षेत्र रहा है, रिसर्च से क्षेत्र रहा है, वो दक्षिण अमेरिका, ग्रीनलैंड और उत्तरी अमेरिका रहा है। तो इसमें अगर आप देखिएगा तो ये जो पार्ट है अफ्रीका का जिसको हम लोग बनाते हैं, तो क्या देखा गया आपका कि यहां पर एक घाना कंट्री है जिसकी राजधानी गोल्ड कोस्ट है। नाम से स्पष्ट हो जा रहा है कि ये सभी क्षेत्र जो है गरीबी कुपोषण से तो बहुत शिकार हैं, मगर यहाँ पर सोना चांदी खूब मिल जाता है। तो ये सोना यहाँ पर जो है वो यहाँ पर के आप कह सकते हैं कि यहाँ पर भंडार है आपके, यहाँ पर यहाँ से निकाला जाता है, आज भी निकाला जाता है। और इधर ही ब्राजील का एक पार्ट है जिसको इरावर सेल समूह कहते हैं, उसको छोड़ दीजिए। ऐसा लगता है कि दोनों कभी एक साथ भाई भाई थे, एक ही साथ थे, और क्या था, इनको बीच से अलग कर दिया गया आपका। तो ये जो सोने की खदानों की या जो चट्टानों की जो नस है वो एक साथ जुड़ती हुई दिखाई देती है। यहां पर एक ये प्रमाण दिया उन्होंने। दूसरा प्रमाण क्या दिए कि भाई इधर जितने भी फॉसिल्स मिलते हैं, बहुत सारे उस समय के फॉसिल्स लाइक मेसोसोरस, ये सभी जीव हैं जो उस समय थे जब पृथ्वी टूटा नहीं था। मेसोसोरस है, कुछ आपके फर्न हो गए, वनस्पति की प्रजाति आपकी, सेरोसोरस हैं आपके, ऐसे बहुत सारे जीव जंतु जो उस समय थे जो आज नहीं है। इन सभी के कुछ कुछ जीवाश्म जो हैं आपके अफ्रीका के इस तटों पर और दक्षिण अमेरिका के इस तट पर मिलते हैं। तो ऐसा लगता है कि दोनों कभी ना कभी एक साथ कंबाइंड थे आपके। तो एक उन्होंने तो दूसरा घाना वाला हो गया, और तीसरा जो है आपका जीवाश्म में समानता है, जीवाश्म में समानता पाई जाती है। चौथा अगर हम लोग देखेंगे तो एक नाम आता है ग्लोसॉप्टेरिकस। ये क्या है, नाम भारी भरकम है, मगर ये वनस्पतियों का एक फैमिली है। अब इसमें छोटे से लेकर बड़े हर एक प्रकार के हैं। अगर आप YouTube में इसको सर्च कीजिएगा या नेट पर सर्च कीजिएगा तो आपको बहुत सारे ऐसे पत्थर मिल जाएंगे जिसमें उस समय के पत्तियों के निशान हैं, उस समय के तनों के निशान हैं। तो ये ग्लोसॉप्टेरिकस वनस्पति जो है, ये गोंडवाना लैंड जो है, इससे जितने भी भाग अलग हुए हैं,
चाहे वो दक्षिण अमेरिका हो, चाहे वो अफ्रीका हो, चाहे प्रायद्वीपीय भारत हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, ये सब कुछ। अंटार्कटिका तो बर्फ से ढक गया है बहुत। तो गोंडवाना लैंड से अलग हुए जितने भी पार्ट हैं वहां पर इस ग्लोसॉप्टेरिकस वनस्पति समूह के जो है वो चिन्ह, या इसको आप जीवाश्म भी कह सकते हैं, ये भी जीवों की श्रेणी, इसके जीवाश्म जो है, इसके प्रमाण जो है वो बहुत बेहतर तरीके से मिलते हैं, बहुत बड़े पैमाने पर मिलते हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं एक ही प्रकार की जलवायु व्यवस्था थी उन सभी क्षेत्रों में, तो एक ही प्रकार की वनस्पति उगती थी। आज कोई विश्व पर चला गया है, कोई कहीं चला गया है, तो मूवमेंट हो गया। ये एक चौथा प्रमाण उन्होंने दिया। पांचवा प्रमाण क्या देते हैं वो, आपके एनसीईआरटी की बुक में खोलिएगा तो एक शब्द मिलेगा टिलाइट। तो ये टिलाइट क्या होता है, तो इसको समझने के लिए आपको जाना होगा उड़ीसा। तो उड़ीसा में क्या है, तो उड़ीसा में एक जगह है तालचर, और ये तालचर में महानदी कोलफील्ड लिमिटेड की खान है। इंडिया की टॉप माइंस में आती है, जैसे झरिया हमारे लिए है वैसे उड़ीसा के लिए तालचर बहुत बड़ा माइंस है। इसी तालचर में जब कोयला खदान जब खोदा जा रहा था तो उसमें एक चिन्ह मिले। किस चीज के चिन्ह मिले, ग्लेशियर के, बहाव के। फिर ये कल्पना किया गया कि उड़ीसा में ग्लेशियर के प्रमाण कहां से मिल गए आपके। इसका मतलब कि उड़ीसा या हो सकता है भारत के और भी, झारखंड में भी खदानों मिल सकता है, ऐसे भारत में और जगह खुदाई हो तो यहां भी ग्लेशियर के प्रमाण मिलेंगे। मतलब कि कहीं ना कहीं ये जो भारत का आज का पार्ट जो है ये कभी ना कभी किसी पोल जोन पर था, या पोल जोन के करीब था जहां बहुत ठंडी पड़ती थी और ग्लेशियर की स्थिति थी आपकी। तो ये कारण है आपका। तो हालांकि उन्होंने ये बात तालचर की बात नहीं की, उन्होंने बताया कि कई ऐसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं जहां का तापमान वर्ष भर ऊंचा रहता है, परंतु वहां पर हिमालय के साक्ष्य मिले हैं। और आप उसमें जोड़ दीजिएगा उड़ीसा के तालचर में भी ऐसे प्रमाण हमें मिलते हैं। तो ये हो गया आपका पांचवा। अब यहां आता है टिलाइट किस बारे में है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई ग्लेशियर है, तो ग्लेशियर भी एक प्रकार से नदी है। ये अलग बात है कि वो नदी का प्रवाह नहीं होता, इसमें बहुत धीमा प्रवाह होता है। तो ये ग्लेशियर 1, 2, 3, 4, 5, 10 मीटर तक चलते हैं दिन भर में। तो ये ग्लेशियर मूव कर रही है आपकी, मान लेते हैं कि इस डायरेक्शन में ग्लेशियर मूव कर रही है धीमे गति से, और यहां पर अभी विंटर सीजन है। तो विंटर सीजन है तो इसकी परत जो है वो बहुत मोटी होगी, मतलब सब जमा हुआ होगा, चारों तरफ सब जगह जमा हुआ होगा ग्लेशियर का पार्ट। अब अगर वही सूरज जो है वो नॉर्थ हेमिस्फीयर में आ गया, मान लेते हैं हिमालय की बात करके, अगर सूरज उत्तर में आ गया आपका, तो अब हमारे यहां ग्रीष्मकाल आ गया। तो ग्रीष्मकाल आ गया तो जो इतनी चौड़ाई थी ग्लेशियर की, अब थोड़ी चौड़ाई कम हो जाएगी। बीच का भाग को पिघलाना थोड़ा मुश्किल है, किनारे के भाग पहले पिघल जाएंगे। तो किनारे के भाग मानते हैं पिघल गया इधर का, और जब पिघल गया तो ये ग्लेशियर अपने साथ ढेर सारे मात्रा में चट्टान पत्थर उत्तर लेकर चल रहा था। तो पानी तो निकल गए, परंतु चट्टानों का, पत्थरों का, कंकड़ों का क्या हो गया, वहां पर जमाव हो गया। और इसी जमाव को क्या कह देते हैं हम लोग, टिलाइट कह देते हैं। तो ये टिलाइट ऐसे जमाव होते हैं ग्लेशियर वाले पार्ट में होते हैं। आज भी आप नॉर्वे, स्वीडन वगैरह में जाएंगे तो इतनी बड़ी बड़ी मतलब कि इतने बड़े क्षेत्र में ये टिलाइट पाई जाती है कि उस पर रेलवे लाइन बिछा दिया गया है, तो उसको टिलाइट कहते हैं। तो ऐसे अवसादी चट्टान, यह है क्या, अवसादी चट्टान है ना, अवसादों के जमा होने से बना है आपका। तो ऐसे अवसादी चट्टान जिसको टिलाइट कहते हैं, जो ग्लेशियर वाले क्षेत्र में बनते हैं, वो आपके प्रमाण जो है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में मिलते हैं। तो उसको भी एग्जाम्पल उन्होंने बताया आपका। अब आइए छठा, उन्होंने क्या प्रमाण दिया। छठा प्रमाण देते हैं वो कि एक, जब आप देखिएगा, एक आपका स्कैंडिनेविया कंट्री है, मतलब क्षेत्र है स्कैंडिनेविया, जिसमें मूल रूप से आपका जो है वो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड का पूर्वी पश्चिमी भाग आपका, और कुछ डेनमार्क के पार्ट आते हैं इसमें। तो स्कैंडिनेवियाई कंट्री में अगर हम लोग देखेंगे इसको, तो इसमें अगर आप देखिएगा, ये वाला जो पार्ट आपका स्कैंडिनेवियाई पार्ट है, यहां से क्या होता है कि अगर हम इधर अमेरिका की बात करें तो ये वाला पार्ट जो है, ये इसमें एक जीव पाया जाता है स्कैंडिनेविया में, जिसको हम लोग कहते हैं लैमूर। ठीक है, लैमूर, या इसी को आप कहते हैं लेमिंग। तो लेमिंग जो है ये पश्चिम की तरफ प्रवास करता है, माइग्रेशन करता है। बहुत सारे जानवरों का अपना माइग्रेशन का अपना एक सीजन होता है, तो माइग्रेशन करता है, और माइग्रेशन करता है और समुद्र में डूब जाता है। ठीक है, सब नहीं डूबते होंगे, मगर ये एक देखा जाता है ये प्रवृत्ति। मतलब कि कभी ना कभी लैंड पार्ट ये कनेक्टिंग था,
और इनका प्रवास जो है वो पश्चिम डायरेक्शन में होता था। एक छठा प्रमाण उन्होंने ये बताया आपका। अगला प्रमाण की बात करें, अगला प्रमाण देखिएगा तो जैसे कि हम लोग ये अगर हम लोग देखेंगे अमेरिका के, या फिर आप नीचे इसी को बना दीजिए, ये अगर आप देखेंगे तो यहां पर आप देखिएगा अपलेशियन माउंटेन है। यहां पर क्या है, नॉर्थ अमेरिका के पूर्वी भाग में अपलेशियन माउंटेन है। वैसे आपके ब्रिटेन में आपको कैम्ब्रियन माउंटेन है। ये फ्रांस के इस हिस्से में ब्रिटनी है। अब इतना आवश्यक नहीं है लिखने का, मगर आपको हम बता रहे हैं एग्जाम्पल में ब्रिटनी है। और इधर में आप देखिएगा तो यहां पर आपका पेंटागोनिया का पठार है और इधर नामीबिया का पठार है। यहां पर दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन से लेकर नामीबिया तक। संदर्भ क्या है मेरा बताने का कि ये दोनों पहाड़ जो हैं वो इसमें बहुत सिमिलरिटी है। इनमें जो है वो सिमिलरिटी, ऐसा लगता है कि ये क्या कर दिए गए हैं, इनको तोड़ दिया गया है। मान लेते हैं कि इसको यहां से तोड़ दिया गया है, ये पार्ट जो है वो अलग हो गया, ये पार्ट अलग हो गया। यहां पर बिल्कुल स्टिफ ढाल है, खड़े ढाल है इधर की ओर आपका। और दोनों के चट्टानी संरचना में वनस्पतियों में जो है वो वनस्पतियों के जीवाश्म में, क्योंकि आज तो ये अलग अलग टेम्परेचर समूह में, तो उसमें बहुत सारे जीवाश्म में बहुत समानताएं यहां पर मिल जाती है। तो पर्वत के क्रमों में भी क्या है आपका इस प्रकार के उन्होंने प्रमाण दिए हैं। अगला प्रमाण देखिएगा तो ये प्रमाण दिए हैं कि ग्रीनलैंड के विषय में इन्होंने बताया कि ग्रीनलैंड पर ये बहुत जीवन बिताए हैं लंबा समय तक। इनका बताना है कि ग्रीनलैंड जो है वो लगभग 12 सेंटीमीटर प्रति साल की दर से वेस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है आपका। और सही बात है, आज के वक्त में भी सबसे ज्यादा ग्रीनलैंड का मूवमेंट, हालांकि कहा जाता है कि अब कम हो गया है बहुत ज्यादा इसका मूवमेंट, क्योंकि जैसे जैसे वो बेरिंग सागर और नॉर्थ अमेरिका की तरफ बढ़ रहा है इसकी स्पीड कम हो रही है, क्योंकि उसको रेसिस्टेंस बहुत मिल रहा है। मगर उतना नहीं जाना है। ग्रीनलैंड के विषय में उन्होंने बताया, इतने सारे उन्होंने प्रमाण दिए। और जब प्रमाण दिए तो नो डाउट इसमें बहस हुई और इस पर बहुत चीजें, प्लेट टेक्टोनिक ने भी इसको सही माना आपका। हाँ, 35 सेंटीमीटर। अभी बाबू क्या अभी जो है आपका उमेश जी कि अभी ग्रीनलैंड के विषय में कहा था कि लगभग स्थिर हो गया। कहीं भी किताबों में अगर लिखा है तो आप जब विकिपीडिया या कहीं भी जाकर देखिए, ग्रीनलैंड अब बहुत हद तक स्थिर हो गया। वेगनर ने जब कहा था उस समय इसकी स्पीड थी, तो पिछले 60-70 सालों से ग्रीनलैंड की स्पीड बहुत कम है। तो ये इनका कहना है कि ये मूवमेंट आपका हो रहा है। तो ठीक है, तो ये सारे प्रमाण दिए। अब यहां पर आता है आलोचना या मूल्यांकन। तो मूल्यांकन करेंगे, बहुत बड़ा योगदान है। तो आपने क्या बताइएगा कि इन्होंने जो इसकी पहले संकल्पना जो होती थी, पहले संकल्पना क्या थी, पहले संकल्पना थी संकुचन सिद्धांत। तो वेगनर ऐसे व्यक्ति थे पहले जिन्होंने संकुचन सिद्धांत की अवधारणा को क्या कर दिया, अवधारणा को तर्कों के आधार पर या वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर खारिज कर दिया और महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत को प्रमाणित कर दिया। इसके बाद अब विश्व भर में बहस की दिशा जो है वो क्या हो गई, मुड़ गई। माना जाने लगा कि हाँ भाई बात सही है, इनकी बातों में दम है। तो इस बहस जो अब तक संकुचन सिद्धांत पर टिका हुआ था वो अब महाद्वीपीय विस्थापन की तरफ आपका बढ़ जाता है। और इसी बहस का परिणाम है कि आगे चलकर जो है वो हमें प्लेट टेक्टोनिक कॉन्सेप्ट मिला, जो वर्तमान में सर्वाधिक वैज्ञानिक साक्ष्यों पर आधारित सिद्धांत है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब आते हैं मगर, उसको क्या लिखेगा, मगर इनकी आलोचना भी है, मगर इनमें कुछ तथ्यों को लेकर इनकी आलोचना भी की जाती है। जैसे वही बात चंद्रगुप्त विक्रमादित्य है, उसको आप क्या करेंगे, थोड़ा कम करेंगे, हिटलर की जम की करेंगे। तो इसकी कुछ आलोचनाएं भी हैं आपकी। तो ये आलोचनाएं क्या है आपकी, ये आलोचनाएं हैं कि ये कहते हैं ज्वारीय बल। भाई ज्वारीय बल तो आज भी लग रहा है, मगर समुद्र का पानी हिल के बस शांत हो जाता है। ऐसा तो नहीं है कि कहीं पर पृथ्वी का और भाग टूट गया हो, मगर ये हम और आप कहते हैं। हालांकि इसका प्रभाव पड़ता है, जो ज्वारीय बल ऊपर से लगता है उसके कारण कई फॉल्ट्स बन जाते हैं आपके, कई दरारें पड़ जाती हैं आपके धरती के अंदर भाग में, जो आप दिखाई नहीं देता है हमें।
तो ये ऐसी घटना हो सकती है, परंतु क्या ज्वारीय बल इतना कैपेबल था, इतना क्षमता था उसमें कि वो पूरे की पूरे पेंजिया को तोड़ सकता है और तोड़ के उसको मूवमेंट करा सकता है? इस पर लेकर प्रश्न चिन्ह उठाया जाता है। तो पहला आलोचना आपका ज्वारीय बल को लेकर है। ठीक है, तो इस आलोचना को आप लोग इस संदर्भ में लिखिएगा। फिर ठीक है ना, ये इतना क्षमता था कि पेंजिया को विखंडित कर सके, पेंजिया को विखंडित और इसमें गति प्रदान कर सके। इस पर एक प्रश्न उठता है। दूसरा जो इनमें प्रश्न है वो ये पैदा होता है कि कई जगहों पर इनका कहना है कि सभी महाद्वीपों को अगर हम जोड़ दें तो सभी जो हैं वो खांचे की तरह सेट कर जाते हैं, मगर ऐसी स्थिति सब जगह नहीं होती है, सब जगह ऐसी स्थिति नहीं बनती है। क्योंकि जब आप ओशनोग्राफी पढ़ेंगे तो आपको एक शब्द आएगा जो आप परिचित होंगे उससे, कि कोई भी मान लेते हैं भारत का ही है, तो यहां से समुद्र की तरफ हम जब चलेंगे तो पहले महाद्वीपीय मग्न तट आएगा, उसके बाद ढाल आएगा, उसके बाद मैदान आएगा। तो ये जुड़ते हैं, तो जुड़ने के लिए ये सभी अवरोध उत्पन्न करता है, वो प्रॉपर जुड़ाव नहीं होता है कई जगहों पर। तो ये महाद्वीप हर जगह खांचे की तरफ फिट नहीं होते हैं। और तीसरा उन्होंने क्या कहा, तीसरा कहा था, आपको याद होगा मैंने बताया था कि सियाल जो है वो सीमा पर तैर रहा है, सियाल जो है वो सीमा पर तैर रहा है। और दूसरी तरफ ये वेगनर साहब जो हैं ये पर्वतों के निर्माण को भी बताते हैं कि कैसे माउंटेन बने, खासकर कैसे माउंटेन, वलित माउंटेन। और जब वलित माउंटेन के विषय में बताते हैं तो वो कहते हैं कि सियाल, मान लेते हैं कि ये सीमा है और इस पर सियाल का पार्ट तैर रहा है आपका, और इसी में कहते हैं कि सियाल परत के तैरने के दौरान सीमा इस पर अवरोध उत्पन्न करता है, और अवरोध करने के कारण अगला भाग जो सियाल का है वो मुड़ जाता है, और इसी मुड़ने के कारण जो है वो पर्वतों का निर्माण होता है। इसका एग्जाम्पल आपको हम देख के बताते हैं। जैसे कि अगर आप अमेरिका की बात करें, जैसे कि अमेरिका की बात करें तो यहाँ रॉकीज है। फिर आप एंडीज की बात करें तो यहाँ दक्षिण अमेरिका की, तो यहाँ पर एंडीज है, मतलब कि ये वाला पार्ट रॉकीज है, ये वाला पार्ट एंडीज है। और ये सभी आपको पता है कि पश्चिम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो मूव किए तो ये भाग जो है वो कहीं ना कहीं रगड़ महसूस कर रहा था सीमा से, और इसके रगड़ के कारण रॉकीज बन गए, एंडीज बन गए आपके। अगर आप यूरोप की मैप को भी देखिएगा तब भी आपको मिलेगा, एटलस के मैप को देखिएगा तब, सॉरी अफ्रीका के मैप को देखिएगा तो एटलस भी ऊपरी भाग पर है। तो ये अवरोध उत्पन्न करने के कारण, तो यहां पर उनके बातों में कॉन्ट्राडिक्शन है। एक तरफ कहते हैं कि बिना व्यवधान के सियाल परत सीमा पर तैर रहा है, दूसरी तरफ कहते हैं कि इसी व्यवधान के उत्पन्न होने के कारण अग्रभाग में पर्वतों का निर्माण होता है। तो कॉन्ट्राडिक्शन है दो बातों में। ये तीसरी आलोचना के तत्व आपके हो गए। और चौथा जो आलोचना है वो किया जाता है सियाल और सीमा पर ही, क्योंकि इनका क्या कहना है कि, इनका कहना है कि सियाल जो है इसी से महाद्वीप बने और सीमा से महासागर बने। मतलब इसकी अधिकता वाला भाग महासागर में, सियाल की अधिकता वाले भाग महाद्वीप में बना है आपका। जबकि आगे चलकर प्लेट टेक्टोनिक क्या बताएगा, प्लेट टेक्टोनिक जो है वो बताएगा आपका कि एक ही प्लेट है और उस प्लेट में हो सकता है कि कुछ सागरीय भाग हो, कुछ भाग आपका स्थल का भाग हो। एक ही प्लेट में सागर और स्थल दोनों हो सकता है। और ये जो पूरा प्लेट है ये तैर किस पर रहा है, तो ये तैर रहा है आपका स्टेनोस्फीयर पर। ऐसा बात नहीं है कि जो, तो यहां पर वेगनर की बात गलत होती है। इनको कहा कि महाद्वीप महासागर पर तैर रहे हैं, ये बात इत्यादि कर दीजिएगा आप इसमें, और यहीं पर आपका आंसर हो जाएगा आपका खत्म। आपका यही वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत रहा। ठीक है, नोट्स पर चले क्या?
आइए नोट्स पर भी चलते हैं, उसके बाद ही बात करते हैं। क्या देख रहा है, पढ़ो ना। तो जर्मनी के थे, जलवायुवेता थे, ये तो हम लोग देख चुके हैं शायद लाइन, मगर फिर भी इसको चलिए आपको ऊपर से सब कुछ देखते हुए चलते हैं। महाद्वीपीय प्रवास सिद्धांत दिया 1912 ईस्वी में। स्थिरता की संकल्पना ये देते हैं आपका कि भाई महाद्वीप और महाद्वीप की स्थिरता का सिद्धांत को गलत प्रमाणित करके स्थल भाग का स्थानांतरण करवा दिया इन्होंने, और इन्हीं स्थानांतरण के कारण वर्तमान विश्व की स्थिति निर्मित हुई है। मतलब कि आज जो आप मैप में महाद्वीप और महासागरों की स्थिति देखते हैं वो इसी स्थानांतरण के कारण संभव हो पाया है। तो ये चीज हो गया आपका, और इसी स्थानांतरण में निरंतर परिवर्तन हो रहा है। मतलब कि क्या है, ये अभी भी रुके नहीं है, ये अभी भी इनका प्रवाह क्या हो रहा है, निरंतर आपकी गतिशील है ये। तो एक चीज आपका ये हो गया, इसी चीज को आपने यहां बताया है कि मतलब आप भी आज भी मूवमेंट है। अब यहां पर आपको बताया गया कार्बोनिफेरस युग में समस्त स्थल भाग एक दृढ़ भूखंड के रूप में संलग्न था, जिसे पैंजिया कहा गया। इस पैंजिया का उत्तरी भाग लॉरेंशिया, दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड धरातल के केंद्र की ओर क्रमशः सियाल सीमा और निफे नामक परत से विभक्त था। मतलब कि सियाल पैंजिया को इन्होंने क्या कहा, सियाल सीमा निफे, क्योंकि उस समय कॉन्सेप्ट कोर क्रस्ट मेंटल का नहीं था। और इसमें क्या है आपका, इसी में आपको देखिए लिखा है, जिसमें सियाल परत बिना रुकावट के सीमा परत पर तैर रहा है। यह पैंजिया एक विशाल जलीय भाग से घिरा है, जिसे हम लोग पैंथालसा नाम दिया गया। तो वही चीज आपको जो मैंने बताया वो यहां पर आपका मेंशन है। ये कुछ प्रमाण है आपके। अब यहां आते हैं, ये क्या बताते हैं आपका, वो मैप नीचे लगना चाहिए, बट कोई बात नहीं, आप उसको जहां प्रमाण दीजिएगा वहां लगाइएगा उसको, या बना सकते हैं तो बनाइएगा। कार्बोनिफेरस युग में पैंजिया का विभंजन होता है, टूटता है, और विखंडन होने के बाद कुछ भाग जो है वो किधर की ओर चला, भूमध्य रेखा की ओर, कुछ भाग पश्चिम की ओर चला आपका। इसका विस्थापन होता है। ये विस्थापन निम्न कारणों से हुए। भूमध्य रेखा की ओर विस्थापन जो है वो गुरुत्व बल और या प्लवनशीलता, हमने प्लवनशीलता लिखा, आप गुरुत्व बल को भी इसमें मेंशन कीजिएगा, ये गुरुत्व बल के कारण। और पश्चिमी की ओर जो झुकाव है आपका वो ज्वारीय बल के कारण हुआ, कि भाई पश्चिम से पूरब घूम रहा था, साथ नहीं दे पाया, तो फिर पीछे की तरफ चले गए, क्योंकि ऊपर से खिंचाव था आपका। ये दो कारण हो गए आपके। अब इसमें क्या बता रहा है कि भाई क्या क्या घटनाक्रम हुआ, टूटा तो टूटा तो लॉरेंशिया और गोंडवाना लैंड के बीच में टेथिस सागर खुल गया। मतलब कि ये भाग है, इसको प्लेट टेक्टोनिक में आपको बताते हैं, मगर यहां पर क्या है, ये भाग मान लेते हैं कि ये टूट गया। अब इसको मिटा दीजिए यहां से, तो ये भाग टूट गया, तो पैंथालसा का पानी इधर से घुस गया, तो बीच में एक लंबा सा सकरा सा उथला सा भाग जो बचा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, टेथिस सागर कहते हैं। फिर अलग अलग कालखंड है, उसको मेंशन कीजिएगा। जुरासिक काल में गोंडवाना लैंड टूटा, अब ये निचला पार्ट टूट जाता है, और विखंडन व ज्वारीय बल के कारण जो है वो प्रायद्वीपीय भारत अपने तरफ मूव किए, मेडागास्कर मूव किया, ऑस्ट्रेलिया मूव किया, अलग अलग जो महाद्वीप हैं वो अपने अपने डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देते हैं आपका। और उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका का पश्चिम की तरफ प्रवाह हुआ आपका। और जब स्वाभाविक है कि जब कोई पार्ट जो है वो मूव कर रहा है, तो मूव करने से अब ये पार्ट पूरा एक था, अब इसमें कई भाग टूट गए आपके, तो ये भाग इधर, ये भाग इधर, ये भाग इधर, एक भाग इधर, तो सब में पानी घुस गया। तो ये अटलांटिक कहलाया, कोई प्रशांत महासागर कहलाया, कोई आर्कटिक सागर कहलाया। तो मतलब कि महाद्वीपों के खिसकाव के साथ साथ आपका महासागरों का निर्माण की भी परिस्थितियां निर्मित होने लगी थी आपकी। यही भाग को यहां पर ये मेंशन कर रहा है अलग अलग समय में। अब इसमें देखिए, उत्तरी ध्रुव से यूरेशियाई भाग के दक्षिणी प्रभाव के कारण अब यूरेशियाई भाग हटा, तो यहां पर आर्कटिक बना, उत्तरी ध्रुव सागर का निर्माण हुआ। ये जहां जहां जो स्थल भाग खिसके उस हिसाब से जो है आपका जो है 85 क्या है भाई, ठीक है, ये मूव हुआ आपका। फिर आइए इसमें पैंथालसा पर कई दिशाओं से महाद्वीपों के अतिक्रमण के कारण, तो पैंथालसा को क्या माना जाता है, पैंथालसा को माना जाता है कि जब सभी पानी इधर उधर आपका जब घुसता है तो जो अवशिष्ट भाग बच गया वही प्रशांत महासागर है, जिसका सबसे बड़ा क्षेत्रफल है आपका। तो पैंथालसा के अवशिष्ट भाग को प्रशांत महासागर कहते हैं।
इस प्रभाव से ध्रुवों एवं भूमध्य रेखा की स्थिति में भी परिवर्तन हो गए। मतलब कि पहले जो ध्रुव की स्थिति, आज के समय ध्रुव कहाँ है आपका, आज के समय नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, जबकि ये ध्रुव पहले यहां हुआ करते थे, उसके पहले यहां हुआ करते थे, तो ये ध्रुव इधर थे। तो मतलब कहने का संदर्भ क्या है, ये बात सत्य भी है, क्योंकि जब कार्बोनिफेरस काल में जब पृथ्वी टूटती है, या कह सकते हैं पैंजिया टूटती है, तो उस समय दक्षिण अफ्रीका का डरबन शहर है, वहां पर ध्रुव था। मगर ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा आपको बस इतना ध्यान रखना है कि ध्रुवों और भूमध्य रेखा, भाई एक कोई मूव किया, एक कोई अंतर आया, तो मतलब सभी रेखाओं में अंतर होगा। तो इस प्रवाह के कारण ध्रुवों एवं भूमध्य रेखा की स्थिति में भी परिवर्तन हुए। अब ये प्रमाण की बात कर रहा है यहां। प्रमाण क्या है, जोड़ने पर खांचे की तरह जुड़ जाते हैं आपके अटलांटिक महासागर के दोनों तटों पर। अब ये दो नाम है, इस दो नाम को क्या समझना है आपको, पूरी पृथ्वी पर आज तक 4 बार पर्वतीकरण की प्रक्रिया हुई है, 4 बार बड़े पैमाने पर पर्वत बने हैं। एक जिसको हम लोग कहते हैं प्री कैम्ब्रियन, जिसमें हमारा अरावली भी बना है, ठीक है। एक जिसको हम लोग कहते हैं ये कैलिडोनियन, ये कैलिडोनियन है आपका पर्वत, ये लगभग सिल्यूरियन एज में बना है आपका, तो इतना नहीं जाना है आपको। और एक हर्सिनियन है जो कि पर्मियन एज में बना है, हर्सिनियन पर्वत जो है वो पर्मियन काल में बना है आपका। और एक जिसको हम लोग कहते हैं टर्शियरी या सेनोजोइक काल, जिसमें हिमालय रॉकीज वगैरह बना है। तो ये 4 बड़े काल हैं जब पर्वतों का बड़े पैमाने पर निर्माण हुआ। तो जो आपको मैंने अपलेशियन, कैम्ब्रियन और तमाम जो नाम बताया, ये सभी जो है वो किस क्रम के पर्वत हैं, कैलिडोनियन और हर्सिनियन पर्वत है। तो इसको आपको हूबहू यहां पर मेंशन कर देना। यहाँ ये हो गया आपका। इसका पूर्वी ब्राजील के लगभग चट्टानों का मिलान करने पर जो आपको घाना वाली कहानी बताया वो यहीं पर है आपका। इसके बाद आपका इसमें जीवाश्म की बात कर रहा है, धात्विक निक्षेप, मतलब कि वही सोने की बात यहां कर रहा है। यहां पर आपको इसी ढंग से फर्न और ग्लोसोप्टेरिकस वनस्पति की हमने चर्चा की आपकी, जिसके जीवाश्म जो है गोंडवाना लैंड के तटों पर मिलते हैं। स्कैंडिनेविया में लेविंग की बात है, ये भी आपको यहां पर मेंशन किया गया है। हिमानीकरण ग्लेशियर के जो प्रमाण है वो भी आपको यहां मिले, यहां देख रहे हैं 32 मीटर प्रति वर्ष की दर से। अभी वर्तमान में आपका 1950 में 12 था आपका, और आज के वक्त में कहा जाता है कि 2 से 3 मीटर प्रति सेकंड की दर से ये मूव कर रहा है। तो आप इसको यहां पर लिख सकते हैं, वेगनर ने 32 मीटर प्रति वर्ष की गति से उत्तर अमेरिका की ओर खिसक रहा है, मतलब पश्चिम की डायरेक्शन की ओर खिसक रहा है। तो ये वही चीज है, इसमें कुछ चीजों को आपको ऐड करना है। आपका व्योमैग्नेटिक से विशेष स्थान रखता है। देखिए आपको लिखा है, महाद्वीप एवं महासागरों की उत्पत्ति के संबंध में दिए गए विभिन्न मतों में वेगनर का सिद्धांत एक विशिष्ट स्थान रखता है, तथापि वर्तमान समय में मुख्यतः प्लेट विवर्तन सिद्धांत के आने के उपरांत इनके सिद्धांतों में कई विसंगतियां पाई गई। तो ये विसंगतियां को वही मेंशन है। ज्वारीय बल आप यहां देख सकते हैं, ज्वारीय बल को माना, अभी ये इतना शक्तिवान है, क्षमतावान है कि विस्थापित कर पाए आपकी। सब जगह जोड़ेंगे तो सब जगह जुड़ते नहीं है आपकी। इसके बाद सियाल परत सीमा पर बिना रुकावट के तैर रहा है, ये बातें आपकी गलत हो जा रही हैं। तो वही चीज मैंने यहाँ पर इस जगह पे है आपको मेंशन किया हुआ। तो परस्पर विरोधी बातें की आपकी, और ये प्रवाह की दिशा और काल को भी इन्होंने पूर्णतः स्पष्ट नहीं किया है, इसको भी आप मेंशन कर सकते हैं। ये निष्कर्षता क्या कहेंगे, कुछ विसंगतियों के बावजूद वेगनर का सिद्धांत आने वाले सिद्धांत का आधार निर्मित करने में, या आप लिख सकते हैं प्लेट टेक्टोनिक का आधार निर्मित करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है, जो आज भी बहुत हद तक प्रासंगिक बने हुए हैं। यही आपका सिद्धांत का तत्व है। तो लगभग वही चीजें हैं आपकी। ठीक है, तो